हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप लोगों के बीच आपका अमराज आरजे अभिनव 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो डीवाई रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी। आज दोबारा से आप लोगों के बीच आ गया हूं मैं, हम लोगों के 11 बजे के सेगमेंट के साथ आप लोगों के बीच। और आज जो फैकल्टी हमारे साथ हैं वो हैं स्कूल ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी से, जिनका नाम है डॉक्टर मृणाली चौहान। असिस्टेंट प्रोफेसर है वो वहाँ पर। उन्होंने रिसेंटली कुछ महीनों पहले ही ज्वाइन किया है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें उन्हें पता है क्योंकि वहाँ वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं और काफ़ी सारी चीज़ें जानती हैं और फैकल्टी भी हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे एक बीमारी के बारे में, उसके इलाज के बारे में, निदान के बारे में, जो कि है अल्जाइमर। अल्जाइमर एक इस तरह की बीमारी रही है जिसके बारे में ये है कि आपको याददाश्त आपकी धीरे धीरे जाने लगती है, जितना मुझे पता है। और स्पेशली अब इसके बारे में जो हम बातें जानेंगे वो जानेंगे हम मृणाली से। उनको वेलकम करता हूँ और उनसे काफ़ी सारी चीज़ें जानते हैं। मृणाली, कैसे हैं आप? हेलो, हाय, हाउ आर यू? हाय हाय, मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू। As usual। अच्छा, अब मैं सबसे पहले जो आपसे सवाल पूछने वाला हूँ वो ये है कि अल्जाइमर के बारे में पहले तो आप हमें कुछ बताइए, क्योंकि अल्जाइमर चल रहा है, अल्जाइमर की अवेयरनेस है, अवेयरनेस के बारे में हम लोगों को बात करनी है, और द नेम ऑफ दिस टॉपिक स्पेशली एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिसीज। प्लीज टेल अस। ताकि हम ज़रूर बात करेंगे क्योंकि हम्म। ये अल्जाइमर्स मंथ चालू है। जून इज़ द अल्जाइमर्स मंथ जी। एंड ये साल स्पेशली WHO ने थीम रखा है कि चेंज टूवर्ड्स द फोकस एंड फॉर होप। उसके लिए ताकि अल्जाइमर्स पेशेंट्स को हम नए होप के तरफ ले जाएंगे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी में लाने की कोशिश करेंगे। तो अल्जाइमर्स क्या होता है? अल्जाइमर्स एक ऐसा बीमारी है जहाँ पे लोगों को भूलने की बीमारी हो जाती है। जी जी। वो मोस्टली तो ऐसे 60s 50s लेट जहाँ पे शुरू हो जाती है 50s to 60s के बाद। बट अभी आजकल के ज़माने में यंग ऑनसेट ऑफ अल्जाइमर्स भी आ रहा है। सो इट मे स्टार्ट इन द एज ऑफ अबाउट लेट 20s to 30s के बाद वो स्टार्ट हो सकता है और उसे कहा जाता है यंग ऑनसेट ऑफ अल्जाइमर्स, जहाँ पे अगेन भूलने की बीमारी होती है, फिर मेंटल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, आगे आगे के स्टेजेस में फिजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, ऐसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसमें। थैंक गॉड। मतलब ये है कि मेरे साथ अभी तक मैं भी इशू भूलता हूँ, लेकिन ऐसी बीमारी नहीं है जितना मैं श्योर हूँ, है ना? ऐसा तो नहीं। अच्छा, मेरे साथ बस बीच में ऐसा होता है, मैं इसलिए अपने बारे में पूछ रहा हूँ कि ऐसा कहीं मेरे साथ तो नहीं हो रहा है कि मैं अभी कुछ सोच रहा होता हूँ, जैसे उनको लिखने वाला होता हूँ, तो बीच में 1-2 मिनट बाद कुछ किसी काम में कर रहा होता हूँ तो भूल जाता हूँ, तो उसे याद करने में थोड़ा सा वक्त जाता है, बस ऐसा है, और कुछ नहीं। वैसे तो वो कोई बात नहीं है, आई थिंक दिस इज द ह्यूमन नेचर। Yes। सो ये सबको होता रहेगा, बट मैं आपको डराना नहीं चाहती। दिस इज द 7 स्टेजेस ऑफ अल्जाइमर्स के जो स्टार्टिंग के जो 2 स्टेज में से होता है, दैट इज योर अर्ली फॉरगेटफुलनेस जिसे बोलते हैं हम। तो उस स्टेज में ऐसे हो सकता है जो पेशेंट्स में दिखता है हमें कि उनके अर्ली स्टेजेस में वो बहुत जल्दी के टाइम पे भूल जाते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट साइन वेयर यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन कि अच्छा ये शायद भूलने की बीमारी वाला हो सकता है करके। ओके, ये इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करें, यू नो, बिटवीन द अल्जाइमर एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस? तो क्या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी है, ऐसा भी है कि जल्दी भूलना है, ऐसा कुछ समथिंग लाइक दैट? No। हाउ यू कैन डिफरेंशिएट दैट? ओके, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस ऐसे हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे जैसे ही वर्ड बोलता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, वो बहुत ही कम पीरियड के लिए होता है। वैसे वेल वी से अबाउट अल्जाइमर्स वो बहुत ही मैक्सिमम लॉन्ग टाइम स्पैन होता है। तो अगर हम बोलेंगे कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वो काफ़ी हफ्तों के लिए या फिर मैक्सिमम 2 और 3 मंथ्स के लिए हो सकता है, और जिसके लिए कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। जैसे पहले कोई हेड इंजरी हुई रहेगी या फिर पहले कोई दिमाग का प्रॉब्लम हुआ रहेगा, इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन। ऐसे अल्जाइमर्स इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, जहाँ पे वो एक ब्रेन में कोई केमिकल चेंजेस होते हैं जिसके वजह से हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं, साइनेप्सेस होते हैं, उसकी स्पेस कम हो जाती है। एसिटाइल कोलिन करके एक केमिकल होता है, उसकी लेवल इन डिक्रीज हो जाती है, जिसकी हाँ, दे आर एक्चुअली वर्किंग फॉर द CNS, एंड उसके वजह से ये अल्जाइमर्स डिमेंशिया हो सकता है। एंड इसीलिए उसका जो टाइम पीरियड होता है वो एक टाइम पे स्टार्ट होके वो प्रोग्रेसिव बोलते हैं हम, तो प्रोग्रेसिव वो आगे जाके कंटिन्यू हो सकता है। एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी का वैसे नहीं है, वो बहुत ही कम टाइम के लिए होता है। ओके, मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का मतलब यही है कि वो कम टाइम के लिए तो होगी, लेकिन उसको इसलिए शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी तो बोला जाता है क्योंकि वो बहुत जल्दी आप भूलते हो। हाँ, कर वो याद बाद में आएगा, बहुत जल्दी भूल जाओगे, बहुत जल्दी अगर आप भूल याद जाएंगे। करोगे। बट उसके लिए ये थेरेपी होते हैं जहाँ पे देर आर चांसेस टू गेट इट बैक।
Whereas when we say about Alzheimer's dementia, वो नाम से ही प्रोग्रेसिव है, तो वो आगे जाके और बढ़ेगा, हाँ बिल्कुल। तो वो और बढ़ते बढ़ते जाएगा। कई बार इस बीमारी में ऐसा भी होता है, ये इतनी घातक होती चली जाती है कि कई बार आप खाना पीना भूल जाते हैं, यूरिन तक पास करना भूल जाते हैं, क्योंकि मरहूम दिलीप कुमार साहब के साथ ऐसा हुआ था कि उनको ये बीमारी बाद में लग गई थी। हाँ। स्पेशली उनके बारे में ये इसलिए वो बाद में बेड रेस्ट पर थे और घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, ऐसा उनके साथ हुआ था। वेल मेरे पास दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज डिमेंशिया, प्लीज टेल अस अबाउट दैट। ओके, डिमेंशिया भी ऐसी बीमारी है जहाँ पे हमें भूलने हो जाता है, जहाँ पे बहुत फॉरगेटफुलनेस आता है, हम या चीज़ें भूलने लगते हैं, हमें कैसे काम करना है भूलने लगते हैं, अचानक से वॉन्डरिंग, मतलब एक टाइम पे उठ के हम कहीं पे घूमने चले जाते हैं इधर उधर, किसी को बिना बताए, हमें चीज़ें याद नहीं आती, हमें कहाँ वापस आना है। पर अभी डिमेंशिया का एक मेन फैक्टर है कि अल्जाइमर्स एक्चुअली डिमेंशिया का एक पार्ट है। मतलब डिमेंशिया ये जो होता है वो अल्जाइमर्स के काफी अलग आगे के स्टेज में हो सकता है। ओके, तो डिमेंशिया के काफी पार्ट्स है। ओके, हाउ कॉमन इज डिमेंशिया और ब्रेन डिसऑर्डर्स? हाउ कॉमन इज डिमेंशिया एंड ब्रेन डिसऑर्डर्स? अभी के लिए अगर मैं अभी का स्टैटिस्टिक्स बताऊंगी तो इंडियन स्टैटिस्टिक्स में इट इज लाइक 7.4% कॉमन इन द करंट पॉपुलेशन दैट वी आर हैविंग। सो और ब्रेन डिसऑर्डर्स बोलेंगे तो डिमेंशिया ब्रेन डिसऑर्डर्स के बहुत अलग टाइप है। जैसे डिमेंशिया में अल्जाइमर्स आता है, लीवी बॉडी डिमेंशिया आता है, वास्कुलर डिमेंशिया आता है, हेड इंजरी के बाद डिमेंशिया आता है, या फिर फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया होता है। तो वो हर डिमेंशिया के एक एक टाइप है। अगर वो टाइप होगा तो उसके वजह से वो डिमेंशिया होगा। अच्छा, उसका निदान भी फिर वैसे ही होगा, हाँ, इलाज भी वैसे ही होगा? उसका निदान और उसका इलाज भी वैसे ही होगा। और मेडिकल इलाज उसके हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर एक टाइप के लिए अलग केमिकल इन्वॉल्व होता है। ओके, व्हाट आर द अफेक्टेशन? तो बेसिक अफेक्टेशंस नाउ इज द फर्स्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द मेमोरी लॉस। तुम्हारा स्टार्ट होगा हम पेशेंट्स में राइट फ्रॉम द रीसेंट मेमोरी लॉस, दैट ये उठाना रह गया, वो उठाना रह गया, दिस इज द बेसिक रीसेंट मेमोरी लॉस, जो आगे जाके होते होते फिर थोड़ा आज का खाना भूल गए, आज मैं क्या खाया रात को, और फिर आगे जाके रूटीन में, और फिर जो लास्ट में जो हमें बचपन से याद होती है वो सारी चीज़ें, कि वो सारी चीज़ें जो लास्ट में होती है वो हम भूल जाते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट वन इज द मेमोरी लॉस। सेकेंड हो जाता है कि हमें काम कैसे करना है, हम ये भूल जाते हैं। तो हमें पता है कि मुझे ये काम करना है, तो आगे मैं एग्जांपल दूंगी कि शायद अगर मैं डिमेंशिया की पेशेंट रहूंगी तो मुझे पता है कि मुझे डीवाई पट लाना है रोज सुबह, पर मैं शायद यहाँ पे आने का रास्ता भूल जाऊंगी। Oh my God. यहाँ पे आके मैं किसी को मिलती हूँ, वो लोग मेरे लिए अनजान हो जाएंगे। हाँ, वो दैट इज अ पार्ट ऑफ डिमेंशिया। ये एक दूसरी चीज हो जाती है। फिर तीसरे आपने जैसे बोला कि खाना भूल जाना, या फिर मुझे यूरिन जाना है, तो वो सेंसेशंस मेरे दिमाग तक पहुंचते ही नहीं कि मुझे अभी यूरिन पास के लिए जाना है, आई हैव टू गो गेट अप एंड यूज द टॉयलेट। तो वो सेंसेशंस मेरे दिमाग में नहीं पास होते, इसीलिए वो यूरिन अपने बैठे पोजीशन में ही पास हो जाती है। आप तभी डिस्चार्ज कर लेते हैं। हाँ, उसी वक्त या तो लेटे होते हो, बैठे होते हो। वो लेटे होते हैं। और स्पेशली ये मुझे लगता है कि मतलब ये बहुत ही मतलब खतरनाक घातक वाली स्टेज है, स्पेशली इस वक्त इस बीमारी के साथ ऐसे रहना, तो वो ज्यादा पेनफुल हो जाता है मरीज के लिए और उसके साथ वालों के लिए। हाँ, पेनफुल इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत ऑफ द टाइम लेट स्टेजेस में पेशेंट को इंसाइट आ जाता है। इंसाइट माने कि पेशेंट को समझ में आ जाता है कि मुझे ऐसी एक बीमारी है। तो वो टाइम पे उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये समझना कि मेरे लिए बहुत लोग काम कर रहे हैं, मैं कहीं पे चला ना जाऊँ या फिर मैं कहीं चली नहीं जाऊँ, मेरे अर्द गर्द हमेशा कोई ना कोई तो लोग रहते हैं, क्योंकि उनको मुझे संभालना है। तो वो हमेशा गिल्ट आ जाता है। तो ये बहुत ही लास्ट स्टेजेस में होने लगता है जब भी पेशेंट को गिल्ट आता है, और उस गिल्ट के वजह से बहुत टाइम पेशेंट डिप्रेशन में भी चले जा सकते हैं। एंड डिप्रेशन के बाद फिर सोशल इंटरेक्शन कम हो जाता है, कम्युनिकेशन कम हो जाता है पेशेंट्स के साथ, और उनको ये हमेशा गिल्ट रहता है कि मेरे काम किसी और को करने पड़ रहे हैं मेरी वजह से। हाँ, स्पेशली मतलब वो तो अब सोसाइटी में है नहीं ना। हाँ, मतलब इतना ज्यादा तालमेल ही नहीं रह गया उनका, वो तो ऐसा लगता है कि धीरे धीरे आइसोलेशन में जाने लग गए। करेक्ट। ऐसा होता है। एक बहुत अच्छी मूवी है एक्चुअली मराठी में,
जो टाइम प्लीज करके वो लोग ने उसमें दिखाया था कि वो एक यंग ऑनसेट उसको डिमेंशिया हो जाता है काफ़ी अर्ली स्टेजेस में. शी मस्ट बी इन 35 to 40s. तो वैसे स्टेज में उसको डिमेंशिया हो जाता है और वो प्रोग्रेसिव हो जाता है, धीरे धीरे वो सारी चीज़ें भूल जाती है. तो एक इंसिडेंट है जहाँ पे उनको पार्टी में आना होता है एंड वो प्रॉपरली ड्रेस्ड नहीं होते हैं, वो आ जाते हैं और उनको आने के बाद पता चलता है कि व्हाट हैव आई डन. तो वो बहुत ही बड़ा गिल्ट हो जाता है उनके मन पे. ऐसे ऐसे धीरे धीरे अपना वो सारा सोशल इंटरेक्शन भूल जाते हैं. वहाँ पे भी दिखाया कि एक इंसान आता है जो उनके लिए थेरेपिस्ट या फिर एंजल के जैसे बन के आता है, फिर उनको वापस लाता है सोसाइटी में. बट उनका जो डिजीज है वो वैसे ही बढ़ते रहता है, वो और प्रोग्रेसिव होता है. स्पेशली हम लोगों ने इस पर काफी सारी मूवीज भी पहले देखी हैं और या इससे जुड़ी हुई जैसे कि मैंने बताया शॉर्ट टर्म मेमोरी जिस पर क्रिस्टोफर नोलन ने मूवी बनाई थी मेमेंटो, जिस पर इंडिया में फिर उसके बाद रीमेक करके बनाई गई थी गजनी, जैसी आप लोगों ने देखी है. और एज यू सेड के एक मराठी में भी मूवी है टाइम प्लीज. तो प्लीज इन मूवीज को जरूर देख लें तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह की बीमारी होती है और किस तरह की स्टेज हम लोगों के साथ आगे आ सकती है. और अब मेरे पास एक जो लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ओटी इन दैट, यानी कि ऑक्यूपेशनल जो थेरेपिस्ट हैं उनका फिर क्या रोल होता है स्पेशली ऐसी बीमारी के वक्त. ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का रोल, जैसे पहले मैं एक बताना चाहूँगी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी के पास आने के पहले उनका मेडिकल ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है. तो ऐसे पेशेंट्स को पहले तो हम साइकेट्रिस्ट या न्यूरो साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं जो उनको मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं. और वो उन्हें अभी मेडिकेशंस में क्या होगा, जो उनकी भूलने की जो याददाश्त वो जो भूले जा रहे हैं उनको, हाँ, जो केमिकल्स है जो कम हो रहे हैं तो उनको ज़्यादा और ना कम हो सके इसीलिए मेडिकेशन दिए जाते हैं. बट वो जो हो चुका है, जैसे भूल तो रहे हैं अभी भी और काम अधूरा रह रहा है, कहीं पे भी चले जाते हैं, लोगों को नहीं पहचाने, तो भी ये सारी जो प्रॉब्लमें हैं जहाँ पे वहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं. वहाँ पे हमारा पिचिंग होता है. तो हमें पेशेंट को हम बोलते हैं कम्युनिटी री इंटीग्रेशन बैक टू देयर सोशल लाइफ. जहाँ पे पेशेंट अभी नहीं बात कर रहा है किसी के साथ तो उनको वापस उनके पास लेके जाना, दैट इज वेयर वी कम इनटू पिक्चर. तो सोशल इंटरेक्शन कैसे बढ़ाएंगे, वो खुद के काम कितने हद तक खुद से कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा उनको दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होने की जरूरत पड़ेगी. मेमोरी लॉस हो रहा है तो हम उनको मेमोरी अडेप्टेशंस बता सकते हैं. जैसे आपने गजनी मूवी में काफी हद से देखा रहेगा कि वो हर जगह पे कैमरे हाँ फोटो खींच लेता है. दैट इज ऑल्सो एन अडेप्टेशन. तो जैसे हम अगर किसी को बाहर जाना है तो हम उनको ऑलरेडी रूट मैप बना के दे रहे हैं, रूटीन बना के दे रहे, यहाँ से आपको इस रास्ते से यहाँ से इतना लेफ्ट लेना है, आगे से इतना राइट लेना है, तो उनको सब पता चल रहा है. सो यहाँ पे ये काम है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी करते हैं. ऊपर से जो उनको डिप्रेशन आता है तो वो गिल्ट से बाहर निकालना, उनको गिल्ट में से हम कैसे बाहर निकालेंगे, हम कैसे लाइफ एंजॉय वापस कैसे करना है उसके बारे में बताएंगे. जो लीजर के बारे में वापस उनके हॉबीज को कल्टीवेट कर सकते हैं. उनके जो पुराने लीजर है तो उसको हम वापस ला सकते हैं. बुक रीड करना है या फिर उनको पढ़ने को ज्यादा मतलब उनका जोर दे सकते हैं. हाँ. क्योंकि जितना सही शायद लिख पढ़ पाए उस वक्त तो कम से कम रूटीन बनाने में आसानी रहे और उतने ही उनको कॉग्निटिव एबिलिटीज उनके उतने मेंटेन रहेंगे. तो और उनकी जो थिंकिंग कैपेसिटी के लिए उनको किसी और पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं लगेगी. दे कैन डू इट ऑन देयर ओन. तो इसके लिए और सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट इसके ऊपर आता है दैट इज द रूटीन्स एंड रूल्स. क्योंकि अगर ऐसे पेशेंट को हम एक रिस्ट्रिक्टेड रूटीन देंगे तो वो रिस्ट्रिक्टेड रूटीन एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें याद होती है. जैसे हमें खुद से सुबह उठ के याद नहीं कराना पड़ता कि हमें ब्रश करना है, वो हमें पता होता है. तो अगर हम एक स्ट्रिक्ट रूटीन के साथ रहेंगे तो उनको भी बहुत आसानी होगी अपनी खुद की लाइफ जीने के लिए. तो दैट इज़ व्हाट वेयर वी आल्सो कम इनटू पिक्चर कि हम अगर उनको एक रूटीन दे दें, वो रूटीन फॉर्मुलेट करेंगे उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ के और उनके साथ बैठ के, तो उनके लिए बहुत आसानी होगी उनकी लाइफ अच्छे से एंड मोर कंफर्टेबली जीने के लिए. वेल लाइटली सेड मृणाली ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई है डिमेंशिया अल्जाइमर के बारे में, दोनों ही चीज़ों के बारे में. लेकिन अब मेरा एक और सवाल है चलने से पहले आपसे, वो ये है कि फिर कैसा फील होता है स्पेशली किसी की मदद करने के बाद. ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आप हैं और आपने काफ़ी ज़्यादा मदद लोगों की भी की होगी. ये एक जो पर्सनल स्पेस होता है, ये अपना स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन होता है, ये कैसा होता है? या आपके पास सेटिस्फेक्शन आता है कि हाँ ठीक है अब मैंने मदद की, या तो एक बार एक स्टेज ऐसी होती है कि ये अच्छा मेरा काम था, मैंने काम किया, दैट्स इट.
ये होता है कि नहीं, मेरा काम था, मैंने काम किया, स्पेशली सामने वाले को बहुत ज़्यादा इससे आराम मिला है, कंफर्ट हुए हैं, और ये मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है. विच वन इज योर्स? ये Definitely, no, I have both. I can say I have a job satisfaction, and as well as I feel satisfied as a person also. So because I've helped him in ways emotionally and also mentally, because after that वो पर्सन बहुत खुश हो जाता है कि वो खुश होता है क्योंकि मैं अपने काम खुद से कर पा रहा हूँ, मुझे किसी और पे नहीं डिपेंडेंट होना पड़ता. तो ये जो वो सेटिस्फैक्शन होता है ना, और वो आपके वजह से आया, आपके हेल्प की वजह से आया, तो वो मुझे अच्छा लगता है. तो वो सेटिस्फेक्शन आपको फिर सेटिस्फेक्शन देता है. हाँ, वो काम हाँ, अच्छे से काम अच्छे से हो गया है, तो वो सेटिस्फैक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो मुझे भी मेंटल पीस देता है. आई एम अ मेंटल हेल्थ इलेक्टिव, तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेरे सामने पेशेंट की मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होगी. अगर वो अच्छी होगी तो आई कैन बी मोर कॉन्फिडेंट एंड ट्राई वेरियस वेज ऑन द पेशेंट ऑल्सो एज वेल. वेरी नाइस, वेरी गुड. तो ये थी मृणाली आज मेरे साथ, जिन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें हमें बताई ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के तौर पर, और ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में, अल्जाइमर के बारे में, डिमेंशिया के बारे में. दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी हम लोगों की आज 2 बजे से लेकर 3 बजे तक, और आज हम लोगों के पास आएंगे अलाइड के कुछ स्टूडेंट. तो इसके बारे में आप मेरी ये बात होगी आपसे 2 बजे से 3 बजे के बीच. प्लीज़ तब तक बने रहिए हम लोगों के साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी पर. दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी और कुछ ना कुछ ज़रूर आप लोगों के पास हम लेकर आएंगे. स्टे ट्यून्ड विद अस. थैंक यू सो मच. थैंक यू.